बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमीन मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त ये बार बार बात हो रही है कि डोनाल्ड सरकार फिर एक बार रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके। कहते हैं अपने खिताब में कि कोई नई जंग नहीं छेड़ेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो ट्रंप की जीत और कमला हैरिस की शिकस्त की वजह बने। पॉलिसियों के अंदर कितना बदलाव देखने में आएगा, इसके ऊपर तो डिबेट होगी और तफसीली गुफ्तगू और तज्जियाकारों की राय भी आप लोगों के सामने रखेंगे। मगर जब पाकिस्तान की बात करेंगे तो मौजूए बहस रहेगा पंजाब, क्योंकि जो लाहौरी हैं वो नीला आसमान देखने को तरस गए हैं। लाहौरी कितने सिगरेट के बराबर स्मोक का ये धुआं रोज निकलते हैं, ये फैक्ट्स के साथ चीजें आप लोगों के सामने रखेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि अब तक कितने लाख लोग इससे मुतासिर हो चुके और पंजाब हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है। वैसे तो हमें पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ये सारा इल्ज़ाम भारत के ऊपर डाल रही है। क्या ये इल्ज़ाम भारत पर डालना दुरुस्त है या फिर इसमें अपनी कोताहियां भी शामिल हैं, इसके ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू होगी। आमिर साहब, पिछले 2-4 रोज से बड़ी हॉट डिबेट चल रही थी। इलेक्शन अमेरिका का था मगर पाकिस्तानी भी नज़र टिका कर बैठे हुए थे। कितना बदलाव आपको आइंदा आने वाले दिनों में नजर आ रहा है, चाहे आप पाकिस्तान के, चाहे आप खित्ता के, चाहे आप अमेरिका के? इट्स अप टू यू। बहुत बड़ा दुनिया भर में तहलका अमेज ये इलेक्शन हुआ है। मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया की तारीख में भी बड़े कम इस तरह के चीज़ें देखने में आई हैं और अमेरिका की तारीख में भी कभी इस तरह कमबैक नहीं हुआ कि निक्सन जो थे वो JF कैनेडी से हार के बाद में दोबारा इलेक्ट हुए, फिर री इलेक्ट हुए और फिर वो उनको जो है निकाल दिया गया वाटरगेट स्कैंडल की बात जो है। मगर ये जिस तरह की इनको राइट ऑफ कर दिया गया था, ये इनके ऊपर मुकदमात थे, इनको ऊपर जो है वो बैन कई जगह से कर दिया, कई 1-2 स्टेट्स में। उसके बाद इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम, फिर उसके बाद इनको गोली की से बच गए, जान का हमला हुआ। तो किसी का ख्याल नहीं था, गुमान नहीं था किया जा रहा कि ये दोबारा आ सकते हैं। तो अब ये इनका वापस आना जो है, और फिर जिस तरह के वो उनकी शख्सियत है कि वो रेगुलर नॉर्मल टिपिकल प्रेसिडेंट नहीं है, टिपिकल इंसान भी नहीं है। सो इसलिए तमाम दुनिया में जितने भी इस वक्त सफारतकार हैं वो परेशान हैं कि ये क्या करें। वो कुछ भी कर सकते हैं। सो वो एक उनकी ख़राबी भी है, यही उनकी खूबी है कि स्टेटस को वो हिला देने की ताकत रखते हैं। तो ये है। और जो सर्वेज आ रहे थे, ये कहा जाएगा कि 2016 में फॉर एग्जाम्पल जब ये था, उस वक्त तमाम सर्वेज जो है हिलरी क्लिंटन को जिता रही थी। जब ये ट्रंप जीते थे उस वक्त तमाम सर्वेज गलत हुए। 2020 में मोरलेस दरमियाना सा रहा, मगर फिर वहाँ पे पाकिस्तान की तरह करप्शन के इल्ज़ाम लगे और ये ट्रंप की तरफ से लगाए गए थे कि जनाब ये मुझे हरवाया गया है। और अब हुआ क्या है कि 7 स्विंग स्टेट्स का मोरलेस तमाम ही सर्वे ये कह रहे थे, हमने भी अपने प्रोग्राम में सर्वे को दोहराया कि 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिसके अंदर फैसला कुन होना है। उनमें से जो भी 4 जीतेगा तो वो प्रेसिडेंट हो जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ कि कमाल ये हुआ कि 4 के बाद वो फिल्म की तरह था। मैं सारी रात नहीं सो सका, मेरी तरह और भी करोड़ों लोग मेरे ख्याल इसको फिल्म की तरह देख रहे थे। थ्रिलर चल रही थी जिस तरह रिजल्ट आ रहे थे। और जब वो फाइनली जो है स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट आना शुरू हुए, नॉर्थ कैरोलिना वो पहले जीत गए, फिर जॉर्जिया जीते जब, और उसके बाद पेंसिल्वेनिया जीते, तो उनकी तकरीबन वो जीत गए थे, मोहर लग गई थी। मगर विस्कॉन्सिन के बाद उनके 276 वोट हो गए, अब शायद 277 वोट हो गए, 270 चाहिए होते हैं। और बाकी की भी जो स्विंग स्टेट्स हैं, मिशिगन, एरिज़ोना और नेवाडा, वहाँ से भी जो है उनके जीतने का इम्कान है। शायद ये 315 तक वो फिगर चला जाए उनका। याद रहे कि इनके पहले 300 जो थे, उनके 303 थे बाइडेन के, और इनके जो थे वोट 235 थे।
सो 235 में ये ख्याल था कि 19 पेंसिल्वेनिया के मिला के और 16 जॉर्जिया के मिला के एग्जैक्टली 270 बनता था। तो मैं वैसे ये क्लेम कर लूँ, थोड़ा सा कैसी अपनी क्रेडिट ले लूँ कि मैंने 9-10 बजे के करीब ये ट्वीट कर दिया था कि जब क्लियरली नज़र आ गया था जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया ये जीत रहे हैं तो ये जीत गए थे। खैर ये मैं नहीं, जो है वो दुनिया भर में ये देखा जा रहा था। मगर ये क्या कमाल के ये इलेक्शन हुए हैं। मगर उनका ये इल्ज़ाम सोचने पे लोगों को मजबूर कर दिया कि वो यही कह रहे थे कि ये 7 स्विंग स्टेट्स के अंदर जो है मुझे जेरी मैंडरिंग हुई है, हरवाया गया। तो एग्जैक्टली उन्हीं 7 सीट्स में एग्जैक्टली उतने ही वोट जो 2016 में लिए थे वो 2024 में भी आए। अब ये एक फैसला है कि क्या ये इत्तेफाक था या फिर जो है उनकी जो थी ये जो समझा जा रहा था डेमोक्रेट्स की और कामला हैरिस की जो पॉलिसी थी कि वो अबॉर्शन की तरफ, औरतों की तरफ और स्याह फाम लोगों की तरफ, लटीनोज की तरफ, इनके ऊपर फोकस कर रहे थे। मगर इन्होंने एक 2 चीज़ों पे, एक इकॉनमी पे और एक इमिग्रेशन के ऊपर के जो गैर कानूनी तौर पे ख़ास तौर पे लोग आते हैं और दीवार बनाने वाला जो है ना बाहर से लोग जो है वो तो एक किस्म का ये तो कह सकते हैं कि वॉस्प जो वहाँ पे हमेशा एक रहता है कि वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट जो है उनकी जीत तो हुई है। मगर उनको औरतों ने भी गो के औरतों ने और लटीनोज ने और पोर्टोरिकन्स ने ये जो मिथ बनाई गई थी कि सारा वोट इनकी ओवरवेलमिंगली हैरिस को पड़ेंगे, उतना नहीं पड़ा, ज़्यादा पड़ा। मगर एक मुनासिब इनका और ये जो सबर्बन और अर्बन की भी जो बहस थी कि जनाब ये सारे सुबर्ब्स में ये जीत रहे हैं, मज़ाफ़ात में और शहरों के अंदर वो हैरिस जीत रही हैं, वो भी काफ़ी हद तक ये मिथ भी उन्होंने तोड़ी कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल्वेनिया के अंदर ही जो शहरों का भी वोट उन्होंने तोड़ा काफ़ी जगह से और क्रॉस द बोर्ड। जो ये 3% से ज़्यादा का वो जो नक्शा CNN वाले दिखा रहे थे जहाँ पे 3% से ज़्यादा इन्होंने ओवर परफॉर्म किया, वो पूरे अमेरिका की कोई 1000 काउंटीज़ हैं, उनकी कोई 4000 से ज़्यादा काउंटीज़ हैं, 1000 काउंटीज़ के अंदर जो है उन्होंने ओवर पूरा स्प्रेड था उनका। तो ये हुआ। अब घूम फिर के हमारे लिए ज़ाहिर है अपने तनाजुर से देखना पड़ता है। तो पाकिस्तान में जो है पहले तो वो जो आपने शुरू में इब्तदाइये में दिखाई मरियम बीबी की और बिलावल भुट्टो साहब की, इस तरह ही एहसन इकबाल साहब की भी वो ट्वीट्स थी। काफ़ी लोगों की यहाँ पे ना उन्होंने अभी फारिग कर राइट ऑफ कर दिया था कि ये वो नहीं आएंगे और उनको इमरान खान के साथ मिला दिया था। अब वो जो है ना जो ये तंजन कहा जाता था वो अब एक इमरान खान के फेवर में ये बात चली जाती है कि उनसे मिलाना। तो अब ये इतलाएं आ रही है कि लोग अपनी काफ़ी सारी ना ट्वीट्स को जो है ना डिलीट कर रहे हैं क्योंकि ये मामला आता है। दूसरा मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ को मैं सुन रहा था जियो पे बैठे हुए, वो कोई बड़ी गैर जिम्मेदाराना किस्म की बातें कर रहे थे कि जी हमारा जो है ना अमेरिका के मफादात का जहाँ टकराव होगा, कहाँ मतलब है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाह रहा। हम अमेरिका के मुकाबले पे नहीं, ऑफ कोर्स हमारे जहाँ मफादत हैं उसके अंदर हमारा किसी जगह पे इख्तलाफ है, किसी जगह हमारे जो है एक किस्म के मफादत हैं, तो वो ये चलता रहता है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी तारुफ करा देते हैं। इस वक्त अमरीकी सदारती इंतखाब के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ वाशिंगटन से अमरीका से डॉक्टर अवैस सलीम साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसी तरह अमरीका से हमारे साथ मुजीब काजी साहब हैं, ये भी सीनियर तजियाकार हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी मैं मुजीब जो हैं ये वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए काम करते हैं, काम नहीं करते, ये इनका अपना एक टीवी पोर्टल है। और डॉक्टर साहब जो हैं ये हमारे पुराने कुलीग भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे मुजीब आपकी इजाज़त से डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब मैंने आपको बड़ा थोड़ा सा फोर्स करके कॉर्नर में कहा कि आपके गट फीलिंग क्या है, तो आपने बहुत गो के मुहतात होकर कहा कि अगर मुझे आप फंसा के कहेंगे कि 49 और 51 के दरमियान कोई मुकाबला होगा तो शायद कामला हैरिस जीतेंगी, तो क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा ये जो रिजल्ट आया है क्या कैसे इसको बयान करेंगे? कर रहा था कि आपका पहला सवाल यही होगा और मैंने बिल्कुल ये कहा था कि कामला हैरिस को मेरे ख्याल में थोड़ा सा एज हासिल है
और उसका एक तनाजुर था। वो जो सारी गुफ्तगू हमने चंद दिन पहले की थी, मैंने उसमें यह भी कहा था कि अगर जो कास्टिंग वोट है मेरे ख्याल में वो इमिग्रेंट्स के पास है अमेरिका के अंदर, वो अमेरिका का सदर बनाते हैं और वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के लिए वोट कर, अगर वोटिंग पैटर्न बरकरार रहता है तो फिर एज हासिल होगी कामला हैरिस को। लेकिन हमने ये देखा है, अभी कुछ देर पहले आप खुद भी जिक्र कर रहे थे उन नंबर्स का जो हमारे सामने आए हैं, अगर आप उनको ब्रेक डाउन करके देखें तो खवातीन वोटर्स ने ट्रंप के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा वोट दिए हैं कामला हैरिस को, लेकिन उसका भी नंबर तकरीबन 10 परसेंटेज पॉइंट कम है उससे जो 2020 में जो बाइडेन को मिले थे। फिर जो ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो ट्रेडिशनल पॉकेट्स हैं जिसमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिसमें लैटिनो वोटर्स हैं या ब्लैक वोटर्स हैं या एशियन अमेरिकन वोटर्स हैं, इन तमाम पॉकेट्स में बड़ा अंडर परफॉर्म किया है कामला हैरिस ने। इवन जो बाइडेन के मुकाबले में पिछले 2020 का अगर आप मुवाजना करें तो इन तमाम चीजों को अगर आप इकट्ठा करें, फिर सबसे बड़ी बात यह कि जो नौजवान वोटर है, पिछले 4 साल के अंदर कोई 41 मिलियन नया वोटर यानी 4 करोड़ से ज्यादा नया वोटर अमेरिकन इलेक्टोरेट का हिस्सा बना है। उसमें बड़ी तादाद नौजवान वोटर्स की है और वो ट्रेडिशनल लेंस से उस सियासत को नहीं देखते। अगर आप देखें पिछले 4 साल में ये वो नौजवान हैं जो कोविड या कोविड के फौरन बाद अपनी तालीम मुकम्मल करके वर्कफोर्स का हिस्सा बने हैं, उन्हें फौरन इकोनॉमी के मसाइल का सामना करना पड़ा है, जॉब्स के मसाइल का सामना करना पड़ा है। और ये सिर्फ नौजवानों का नहीं, ये पूरे अमेरिका का मसला था, ये इमिग्रेंट कम्युनिटीज का भी मसला था। सो जो बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे एक आउटसाइड कैंडिडेट के तौर पर कि देखें मेरे जमाने में इकोनॉमी बेहतर थी, मैं इसको दोबारा रिवाइव कर सकता हूं, वो चीज शायद रेजोनेट की है उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए, और जो नॉन कमिटेड वोटर था खास तौर पर उसमें जो कामला हैरिस हैं, ऐसे लगता है कि लोगों ने उनकी इस कोशिश को ज्यादा बाय नहीं किया जो उन्होंने अपने आप को जो बाइडेन से डिस्टेंस करने की कोशिश की थी। और वो बार बार ये कहती थी कि मैं एक नई सोच लेकर आऊंगी, मैं इकोनॉमी के मसाइल को हल करूंगी। बल्कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले एनबीसी का एक इंटरव्यू था जो जिसकी बड़ी जो है उसका बिल्डअप बहुत ज्यादा था, लेकिन उसमें जब उनसे पूछा गया कि आपकी पॉलिसियां जो बाइडेन से किस तरह मुख्तलिफ होंगी तो वो कुछ सोच में पड़ गई और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर मेरे ज़हन में कुछ नहीं आया। ये बड़ा टीवी था और ऑप्टिक्स का एक बड़ा डिजास्टरस मोमेंट था। तो लोगों ने भी शायद यही समझा कि बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से मुजीब काजी को भी इन करूंगा। मुजीब, आप टेक्सास में बेस्ड हैं और ये भी एक मफरूज़ा था कि जो मैक्सिको के बॉर्डर के साथ मुल्का साउथ की जो स्टेट्स हैं वहाँ ग्रेजुअली हर इलेक्शन के अंदर जो है वो जो इमिग्रेंट वोट है वो बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि ट्रंप साहब की बहुत एंटी इमिग्रेंट्स एक पॉलिसी भी रही, मैनिफेस्टो भी रहा, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि जॉर्जिया भी उन्होंने विन बैक कर लिया और अभी एरिज़ोना और नेवाडा में भी वो लीड कर रहे हैं। तो एक तो ये इस पे भी आप बताएं, और दूसरा कि फिर जो जिस तरह सभी लोग कह रहे हैं, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत बड़ा फैक्टर रहा, कैसे देखते हैं? जी अमर भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि स्पेशली सदर्न स्टेट्स जितने भी हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत पॉपुलर थे, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कुछ इश्यू ऐसे थे इन स्टेट्स के अंदर जो लोगों के यहाँ बड़े करीब थे। उनमें से ऑब्वियसली इमिग्रेशन वाज वन ऑफ देम। फिर आपने देखा कि LGBTQ जो एक इशू है वो भी बड़ा कंसर्निंग था, क्योंकि फैमिली वैल्यूज़ जो है वो जो डेमोक्रेट प्रोग्रेसिव उनकी माइंडसेट है उसने काफ़ी हद तक लोगों के अंदर ये फीलिंग थी कि इसको टार्निश कर दिया गया है। इकानमी वाज अनदर बिग फैक्टर। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर आपने जो इवेंजेलिकल्स का जो इन्फ्लक्स है या उनका जो प्रेसिंग इशू है वो यही है कि हमारी फैमिली वैल्यूज़ जो हैं जिसमें प्रो लाइफ प्रो चॉइस का जो एक बहुत बड़ा
एक डिवाइड बढ़ता जा रहा था, जिसको वो समझ रहे थे कि हमारी फैमिली वैल्यूज जो है वो टार्निश हो रही हैं। उसके लिए उन्होंने बड़ी ग्रास रूट लेवल पे बड़ी सख्त किस्म की कैंपेन की। बल्कि ये जो अपने डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो मेन स्लोगन था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सो उसमें अगर आप उसको डीपली देखें, उसको आप स्टडी करें, तो उसका मकसद ये था कि प्राइमरीली हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, वो हमारे हाथों से निकलती जा रही हैं। कुछ स्कूल्स, कुछ फैमिलीज़, कुछ हॉस्पिटल्स में इस तरह होना शुरू हो गया था यहाँ पे कि आप बेसिकली मुजीब ये कह रहे हैं कि जो फैमिली कंजर्वेटिव अमेरिका ने बाउंस बैक किया है कि ये हम बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक, उसके अंदर उनको खतरा था कि लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। मगर जो दो आर्ग्यूमेंट जो दिए जा रहे हैं, आपने उस दिन डॉक्टर मुशाहिद हुसैन साहब के ये जो बात थी उसका तनाजुर जो है आज भी उन्होंने एक्सप्लेन ये किया कि उनका ये पाकिस्तान के अंदर माजी में होता रहा है। जिस तरह बेनज़ीर की जो डील करवाई गई थी वो भी बाहर अमेरिका का रोल था। नवाज शरीफ साहब क्योंकि क्लिंटन उनको कह चुके थे इनको नहीं निकालना और वो गुस्से में थे, और उन्होंने कंसोर्शियम बनाया यूएई का, कतर का, उसका, और उनको अल्टीमेटली बताया गया कि 2001 में मेरे जनवरी में जाने से पहले और दिसंबर में ही उनकी डील करवा के उस कंसोर्शियम को वो माजी में ऐसा होता रहा है। सो ये कितना इम्पॉर्टेंट है उनका आना पाकिस्तान की डोमेस्टिक और पीटीआई के हवाले से और इमरान खान के लिए? आपने बजा तौर पे मुझे डॉक्टर साहब से जरा आपकी इजाजत से ले लूं व्यू पहले। जी देखिए, जिन आपने तारीखी वाकयात का जिक्र किया वो हमारी तारीख का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन जैसे मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू में भी कहा था कि ये तमाम उस वक्त में होता रहा है जब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक मुख्तलिफ नौयत के थे। 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान फ्रंट लाइन एलाई था। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। पहले जब उन्हें नवाज शरीफ को निकलवाना था पाकिस्तान से, जनरल मुशर्रफ से डील करवानी थी, उस वक्त भी एक लेवरेज अमेरिका के पास मौजूद था। वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डॉलर्स दे रहे थे, इमदाद दे रहे थे। फिर उसके बाद जब उन्हें मुशर्रफ की जरूरत उस तरह से नहीं रही और उनका यह ख्याल था कि पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत जो है उसको वापस आना चाहिए, तो उस बैकड्रॉप में वो बेनजीर की डील हुई। क्या इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका का कोई ऐसा इंटरेस्ट मौजूद है? ये आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं, मुझे तो जाती तौर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि ऑप्टिक्स की तब्दीली जरूर होगी। ये जो हमें एक कोल्ड किस्म का रिस्पांस नजर आता था मौजूदा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इवन स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स में भी जब ये सवाल होता था पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल में जो हालात रहे हैं उस हवाले से, तो वो एक बड़ा टर्स किस्म का रिस्पांस रहता था कि जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हम इस पर बात नहीं करना चाहते। सो वो ऑप्टिक्स की तब्दीली बयानात की हद तक मुझे जरूर नजर आती है। ये आपकी बात ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल किस्म की शख्सियत है। वो अगर मैं आपको याद कराऊं, अपने बिजनेस के जमाने में सियासत में आने से पहले एक किताब भी लिख चुके हैं आर्ट ऑफ द डील के नाम से। उनका ये ख्याल है कि वो बड़ी मैवरिक किस्म की डील्स कर सकते हैं जो कोई और करने के काबिल नहीं है। अपने पिछले दौर में वो नॉर्थ कोरिया के सदर से मिलने चले गए थे, फिर उन्होंने इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए अरब के ममालिक के साथ बड़ी डायरेक्ट डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया। मेरा ये ख्याल है कि ये खुद तो शायद वो ना करें, उन्हें ये ख्याल फिलफौर ना आए जैसे हमारा पीटीआई के दोस्तों का ख्याल है, लेकिन जो लॉबी मुतहरिक की हुई है पीटीआई ने अमेरिका के अंदर, वो उन्होंने कैपिटल हिल पर सेनेटर्स के साथ, कांग्रेसमैन के साथ पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट की है। और जैसे अब हमें नजर आ रहा है कि सेनेट में मेजॉरिटी हासिल हो गई है रिपब्लिकन पार्टी को और शायद वो कांग्रेस में भी मेजॉरिटी हासिल कर लें, तो अगर उस रूट से ये लॉबिंग करेंगे और किसी तरीके से माइल करने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को अपना कोई किरदार अदा करने के लिए, तो मुमकिन है कि कोई हिलजुल जरूर हो। आपकी इजाजत से मुजीब से भी इस पे लेना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़े पावरफुल प्रेसिडेंट होंगे क्योंकि कांग्रेस के जी डॉक्टर शकील आफरीदी में आपको याद कराता हूँ, ये उसामा बिन लादेन के बाद से वो मामला चल रहा है। अमेरिका डॉक्टर शकील आफरीदी को रिहा करवाना चाहता है, लेकिन वो
अभी तक नहीं करवा पाए। अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई, पाकिस्तान में हो गई, एस्टैब्लिशमेंट चेंज हो गई, लेकिन अमेरिका की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। सो वो अमेरिका का हमारे ऊपर आप ये कह रहे हैं कि वो पहले जैसा लेवरेज नहीं रहा, मगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं इसमें जिस तरह आपने जिक्र किया है कांग्रेस की दोनों हाउसेस, सेनेट में भी अब मेजॉरिटी ले गए हैं, फिर पॉपुलर वोट भी उन्होंने कोई 5 लाख के 50 लाख के करीब जो है वो ज़्यादा लिया है। सो माजी की तरह ये भी नहीं कि जी ये बेस्ट नहीं, पावरफुल प्रेसिडेंट हैं। जो आज ये इमरान खान के हवाले से जो लोग मिल के आए उनसे उन्होंने ये कहा कि उनका ये आर्गूमेंट था कि कम अज़ कम जो पहले एक बाइडन के साथ मनफी रवैया हो गया था जिस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया डेविड लूम वाला और वो सारा रजीम चेंज वाला, उनका कम अज़ कम उनके साथ ट्रंप के साथ उनकी बातचीत थी, जबकि बाइडन के साथ बात भी नहीं है, तो वो मनफी माहौल कम अज़ कम चेंज हो गया है। मुझीब आपसे पूछना चाहूँगा कितना फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे ये मौजूदा हुकूमत के हवाले से? देखिए आमिर भाई, मैं आपकी बात को ना थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा कि जो आपने बताया ना कि पीटीआई की लीडरशिप ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और डोनाल्ड ट्रंप को ये भी सरप्राइज हुआ कि उसके ऊपर भी जिस तरह यहाँ पे कुछ फ्रिवलेस केसेस बनाए हुए हैं, इसी तरह इमरान खान के ऊपर भी बनाए गए। वो तो उन्होंने एश्योरेंस दी कि वो अपनी पावर में रहते हुए जो उनसे हो सका वो करेंगे, लेकिन इस दफ़ा दो बड़ी स्टांच किस्म की ना डेवलपमेंट हुई है अमेरिकन इलेक्शन में, जिसमें आपने देखा होगा कि फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स जितने भी मुसलमान हैं, स्पेशली जो यूएसएन के अंदर रहते हैं और पाकिस्तानी भी, इनका टिल्ट डेमोक्रेट की तरफ था। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ओपनली लोगों ने आके डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया और उनकी पॉलिसीज को इंडोर्स भी किया। और उसकी वजह ये थी, एक तो मिडल ईस्ट की जो क्राइसिस थे वो तो थे ही थे, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जब देखा कि डेमोक्रेट्स हमारे जितने भी वोट्स लेके बाद में हमारी पॉलिसी जो हमारे साथ कमिट करके उस पर बैक आउट कर जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। तो पहली दफ़ा हमने ऐसा देखा कि स्पेशली पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बोथ साइड ऑफ द आइल्स अपने आप को मनवाने की कोशिश की, जिसकी बड़ी ज़रूरत थी। बड़े ज़माने से इसके ऊपर काम हो रहा था कि हम लोगों की जो टिल्ट है वो एक साइड पे है। डॉक्टर साहब, मैं मुझीब डॉक्टर साहब से व्यू लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे ब्रेक में जाना है। डॉक्टर साहब, ये जो है मुसलमानों का और अरब्स का जो ये था कि वो एक बहुत ओवरवेलमिंगली उन्होंने वोट किया है ट्रंप को, और ट्रंप ने ये कहा है मैं जंग बंदी करवाऊँगा, उसकी तफसीलात नहीं बताई हुई, और इसराइल के मुतल्लिक उनके जो है हैरिस से भी बहुत ज़्यादा नेक जज्बात हैं। तो आप कुछ देखते हैं कि क्या वो मगर जंग बंदी के हवाले से क्या आपके ख्याल में, यूक्रेन तो छोड़े, हमारे लिए मिडिल ईस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान नेक्स्ट डोर हमारा नेबर भी है, वो भी उसके अंदर शामिल हो जाता है, कैसे देखते हैं? जी देखिए, जो अरब वोटर है या मुसलमान वोटर है ओवरऑल, उसको फॉर ऑब्वियस रीजंस अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया में उस तरह डिस्कस नहीं किया गया। ये अभी तक अमेरिकन पॉलिटिक्स को ट्रेडिशनल लेंस से देखते हैं। लेकिन मैं एक मिसाल देके आपको वाजे कर देता हूं। जो कांग्रेस वुमन राशिदा तालिब हैं, उन्होंने, हालांकि वो डेमोक्रेट हैं, उन्होंने इसराइल जंग पर मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के स्टांस की वजह से कामला हैरिस को एंडोर्स नहीं किया था, और कामला हैरिस उनका कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट मिशिगन में हार गई, लेकिन राशिदा तालिब खुद जीत गई तकरीबन 77% वोट लेकर उस डिस्ट्रिक्ट से। वो दोबारा कांग्रेस वुमन मुंतखब हो गई। यानी मुसलमान वोट की ये अहमियत मनवाई है मुसलमानों ने इस दफा इस कैंपेन में। अब अगर आप देखें कि आगे चल के जो है ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है और जंग बंदी वाकई मुमकिन होती है या नहीं मुमकिन होती, मेरा ख्याल है कि अगर पूरी जंग बंद नहीं होगी तो कम से कम इसको स्केल डाउन जरूर करना पड़ेगा। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप का जो कोर बेस है वो वाइट क्रिश्चियन कंजर्वेटिव वोटर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर उन्हें इकोनॉमी के मसाइल को हल करना है तो उन्हें इस जंग पर उठने वाले अखराजात को कम करना ही पड़ेगा और उस पैसे को वापस अमेरिकन इकोनॉमी में पंप करना पड़ेगा, वरना ये माली मसाइल हल नहीं होंगे। मैंने क्विकली आप सम अप कर सके एक आधा मिनट में, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, एंड सेकेंडली मैं ये चाहूँगा कि जो यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं ना, जनरली पाकिस्तान में ये परसीव किया जाता है कि सारे इलेक्शन प्रेसिडेंट के इर्द घूमते हैं, लेकिन लोकल जितने भी इश्यूज होते हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस होता है लोकल लोगों का। अगर आप देखें तो हर 2 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे होते हैं
और ये हमारे लिए बड़ी सीखने वाली बात है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर के इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है बजाय इसके कि आप पर्सनालिटी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है उसको देखा जाए। तो इस दफा जो मुसलमानों ने स्पेशली यूएस के अंदर जो अपना सिक्का मनवाया है, बहुत सारे लोगों के एनालिसिस आपको आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जितनी भी स्विंग स्टेट्स थी उनके अंदर मुसलमानों की शिफ्ट जो थी उसने डिफरेंस किया। और आई एम प्रीटी श्योर के डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज टीम विल लुक इनटू इट और वो रिगार्ड करेंगे इसका। बहुत शुक्रिया मुजीब आपके वक्त देने का। डॉक्टर साहब हमारे साथ आप इस सेगमेंट में अगले में भी रहेंगे, मौजूद रहेंगे बिल्कुल। डॉक्टर वैसलीम साहब तो हमारे साथ मौजूद होंगे। मुजीब काजी साहब का बेहद शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया। अमेरिका से ही हमारे साथ एक और तजियाकार मुजीबुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुजीब साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त से मुजीब से शुरू करता हूँ। सिर्फ तजिया नगानी ये जर्नलिस्ट है और हमारा कुलीग रहे हैं बड़े 20 साल से। मुजीब, ये एक लिहाज से तो मोर और लेस तमाम ही सर्वेज ये कह रहे थे स्विंग स्टेट्स डिसाइड करेंगी और वही हुआ, स्विंग स्टेट्स ने ही डिसाइड किया। मगर ये नहीं उम्मीद कोई कर रहा था कि साथ की साथ स्विंग स्टेट्स जो हैं 4 का तो फैसला आ गया, 3 भी अभी उनकी फेवर में जा रही हैं। मगर फिर भी एक तहलका अमेज किस्म की लगी कि फिर भी ये लगा कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। कहीं ना कहीं लोग उम्मीद लगा के बैठे। कैसे देखते हैं ट्रंप के इस विक्ट्री को आप? शुक्रिया आमिर साहब। और बिल्कुल आपने शुरू में जैसे कहा कि तज्जियाकार मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनफेमस वर्ड है पाकिस्तान में, तो हाँ शुक्रिया उसका। जहाँ तक ट्रंप की विक्ट्री का ताल्लुक है तो हम सुबह से हमारी स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। हमने मुख्तलिफ लोगों को, सहाफ़ियों को, पोस्टर्स को, आम लोगों को, औरतों को इंटरव्यू किया और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि उनका क्या रिएक्शन है। तो ज़्यादातर लोगों से जो हम सुनते हैं स्विंग स्टेट्स में बिल्कुल जो कि बाइडन ने बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि ट्रंप ने हर डेमोग्राफिक में इम्प्रूव किया है। उसने यंग वोटर्स के अंदर इम्प्रूव किया है, उसने औरतों की इवन इस एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि औरतों के अंदर उसने वो अपनी पोजीशन बेहतर बना लेगा, उसने ये भी किया। फिर लैटिनो वोटर्स जो हैं, नॉन वाइट वोटर्स जो हैं, उनमें अपने 5-6% ऊपर हर डेमोग्राफिक में। सिर्फ जो उसने इम्प्रूवमेंट नहीं की वो है ख़वातीन 65 और ओल्डर, तो उसके अलावा तो उसने हर जगह पे इम्प्रूव किया है। तो उसका ज़रूर कोई ना कोई वो नतीजे पे भी उसका असर पड़ रहा है। दूसरी बड़ी बात ये कि हर स्विंग स्टेट का अलग अलग मिजाज है। अब अगर फ़र्ज़ करें मिशिगन को हम देखें, वहाँ पर मिशिगन में जो डियरबॉर्न शहर है वो, मतलब क्योंकि अरब मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मुजीब आपको ज़रा रुकूंगा, क्योंकि ये जो फाइनर इंट्रिकेसीज है ना लोकल उसकी, वो 24 घंटे से अब करके हम ज़रा आगे की बात करना चाह रहे हैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में। तो मैं आपकी इजाज़त से पहले डॉक्टर अवैस सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे थोड़ा सा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव की तरफ वापस लाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, वो आप और मैं बिल्कुल एग्री करते हैं कि अमेरिका में पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़ी इंस्टीट्यूशनल होती हैं और उसके जो है म्यूचुअल बेनिफिट्स के मुताबिक देखा जाता है, उनके बेनिफिट के मुताबिक ज़्यादा देखा जाता है। हमारी उनकी वो वाली हैसियत नहीं रह गई, पहले जैसी भी नहीं रही। मगर फिर भी यहाँ जो एक मैंने पहले बयान किया कि पीटीआई का ये कहना कि पहले उनके लिए एक नेगेटिव फैक्टर था, बाइडन की गवर्नमेंट का एक पर्सनालिटी फैक्टर वहाँ भी आ गया था। वो कम से कम नेगेटिविटी वो कहते हैं कि चली गई है। प्लस जो है वहाँ पे ये जो तरीक़ाकार पीटीआई ने निकाला है कि 62 कांग्रेसमैन पकड़ के ले जाते हैं, तो इनका क्या असर पड़ता है। और तीसरा, गवर्नमेंट के अंदर एक अनईजीनेस नज़र आती है। ख्वाजा आसिफ साहब की मैं आज देख रहा था और गवर्नमेंट के वेरियस लोग वो थोड़े से अनईजी हैं कि ये वो उनको कुछ उनके डर से क्या उनके रीजंस हो सकते हैं, ज़रा इसको सम अप कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह एक मुबालगा हमें नजर आता है पीटीआई की उम्मीदों में कि शायद फौरी तौर पर कोई नतीजा निकल आएगा, मुझे ऐसे लगता है कि उसी तरह की मुबालगा आराई या उसी तरह का खौफ जो है वो हुकूमती हलकों में भी पाया जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड्स ने अपना अपना जो फेवरेट पिक है इस अमेरिकी इलेक्शन रेस में वो किया हुआ था।
जो पीटीआई है उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा लॉबी किया है ट्रंप कैंपेन के साथ। मुझे दोनों जाविये हैं। एक ये है कि पाकिस्तान में यहाँ पे ना ओवरली अपने आप को वो समझते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान ही महवर है और वो हमारे मुतालिक सोच रहे हैं कि उन्होंने ट्रंप ने अपनी कैंपेन में किसी जगह पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं किया। मगर दैन अगेन दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि पाकिस्तान बहरहाल हैसियत कम हो गई है हमारी स्ट्रेटिजिक, मगर फिर भी एक न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री हैं, हमारी जियो लोकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ट्रंप के जीतने को कैसे देखेंगे? आमिर साहब, अभी तक जो के हालात हैं इसके मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं इस बात पे कि पाकिस्तान उनके लिए ना कैंपेन के अंदर मैटर कर रहा था, ना आगे इमरान खान छोड़ो पकड़ो, ये कुछ यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुस्तकबिल को अगर देखा जाए, अगर क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी ईरान की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव है डेमोक्रेट्स के मुकाबले में, तो अगर वो इजराइल को इजाज़त दे दे कि वो आगे बढ़े ईरान के साथ इस जंग को आगे बढ़ाने में, फिर शायद पाकिस्तान चूंकि रीजन में है और फिर उस लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है, तो वो इम्कान मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान का खुद अफगानिस्तान का मसला उनके लिए अब वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। वो अपना यूएसएआईडी के थ्रू अपने पैसे भेज रहे हैं जो इंसानी उसके। इसी तरह अगर ईरान के मामले पे कोई पेशरफ्त होती है फिर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है। अदरवाइज जिस तरह पहले हो रहा था उसी तरह ही होगा और शायद थोड़ा सा डेमोक्रेट्स के मुकाबले में कम तवज्जो मिले, क्योंकि हम ट्रंप से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सुबह उठ के कोई ट्वीट कर लें या उनके जहन में कुछ आ गया, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है। बट पाकिस्तान के तनाजुर में इतना कुछ खास अमेरिका के लिए नहीं है कि पॉलिसी शेप करें अपनी पाकिस्तान की वजह से। जी डॉक्टर साहब, सारी बहस को आप समेट सकें कि हमारे लिए इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है, क्योंकि यहाँ एफडीआई तो अगर से बहुत ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन अमेरिका की ख़त्म ही हो गई है जो है, मगर बहरहाल आईएमएफ और बाकी एलाइज को वो करने के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए हमारे लिए अहम तो रहता है, उसको और हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को सम अप अगर कर सकें डॉक्टर साहब आप सबको। जी देखिए, कोई इमदादी पैकेज या डॉलरों की नई पाकिस्तान को मिलने का इम्कान तो नहीं है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी में इस वक्त इतनी लचक नहीं है और फोकस इस हवाले से इंटरनल रहेगा। आईएमएफ या दूसरे जो ट्रेड टैरिफ्स हैं वो मेरा ख्याल है कि वैसे ही चलते रहेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, खित्ते की जो सूरत हाल है उसमें डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं होगी, अफगानिस्तान का फैक्टर नहीं होगा। मुजीब ने ईरान का जिक्र किया, लेकिन मैं इस मिक्स में चीन को भी शामिल करना चाहूंगा। चीन की तरफ डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आते ही आप देखेंगे कि उनके जारहाना बयानात और जारहाना पॉलिसियां जो हैं वो दोबारा आपको नजर आएंगी। और पाकिस्तान क्योंकि हमेशा चीन को और अमेरिका को एक तरह से बैलेंस करके साथ चलने की कोशिश करता रहा है, वो एक बाकायदा चैलेंज होगा पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि उस मौके पर वो चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। और अमेरिका की अगर कोई डिमांड उस मौके पर होती है, अगरचे बज़ाहिर तो ये लगता है कि अमेरिका भारत के जरिए उस खित्ते में चीन को डील करना चाहता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं हमारा तस्करा भी आएगा और वो पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज की सूरत हाल होगी। मैं इस मिक्स में लास्टली मुजीब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहता हूं कि ईरान और चाइना के साथ हमारा घूम फिर के इंडिया भी उस मिक्स में आप डाल लें कि ये कॉम्प्लेक्स किस्म की एक रिलेशनशिप हो जाती है कि चीन की साथ जब उनकी ट्रेड के जो पहले भी ट्रेड वॉर होती रही है, तो हमारे एक तरफ हमारा एलाई चीन है, दूसरी तरफ इंडिया है,
और ट्रंप की एक केमिस्ट्री जो है मोदी साहब के साथ भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे लिए अब कश्मीर में उन्होंने इलेक्शन भी करवा दिया है और वो इस तरह की बातें सुनते हैं कि जिस तरह हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये तमाम दुनिया के लिए ये वैलिड है सिवाय इसराइल के। तो यहाँ बताया जा रहा है कश्मीर में वो ये करने जा रहे हैं कि ये तमाम दुनिया के लिए कश्मीरियों के पासपोर्ट पे के लिए वैलिड है सिवाय पाकिस्तान के। सो इंडिया के मिक्स को भी इस उसमें ट्रंप की विक्ट्री में हमारे वीज़ा भी पाकिस्तान डालें तो उसको ज़रा सम अप कर दें। हिंदुस्तान के साथ जो अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया ताल्लुकात चाहती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और इस वक्त बहुत बड़ी, मतलब इसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। तो सिर्फ अमेरिका नहीं, चीन चाहता है कि उनके साथ अपने खुसूसन ट्रेड के ऊपर अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं और आगे लेके जाएं। और मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर जो हो रहा है सियासी, उसके साथ अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ तजारती, और ट्रंप बिजनेसमैन है, उसको जहाँ पे ट्रेड अच्छी नज़र आए, इकॉनमी अच्छी नज़र आए वो ज़रूर। और मेरे ख्याल में जिस तरह आपने बात की कि उनकी मोदी के साथ हाउडी वगैरह ये चीज़ें पहले भी हुई हैं और अब भी वो बड़े आसान तरीके से, क्योंकि वो पर्सनल लेवल पे जिस तरह अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने किया सऊदीया के साथ ताल्लुकात, फिर इजराइल में, तो इंडिया के साथ वो होता रहेगा उनका। उसका पाकिस्तान के साथ हम मुआवजा इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की इकॉनमी एज सच अमेरिका के लिए मैटर नहीं करती। हिंदुस्तान की इकॉनमी पूरी दुनिया के लिए मैटर कर रही है इस वक्त। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चाइना के साथ उनके ट्रेड वॉर में हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अब टैरिफ्स उन पे बढ़ाएंगे, ये टैरिफ्स इन मतलब अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे बढ़ाएंगे, तो उसमें भी पाकिस्तान का कोई हमारा बहुत शुक्रिया मुजीब आपके वक्त निकालने का। डॉक्टर साहब यू आर ऑलवेज वेरी काइंड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच। अभी एक फौरी तौर पे अगर आप क्विकली ये कह दूं कि सब आप ये किया जा सकता है कि एक तो बिल्कुल वो टिपिकल तरीके होते हैं मंतकी और सफारती तरीके से इनको डिप्लोमेटिक उसको देखना, मगर यहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। वो जिस तरह हमारे दोनों मेहमान ये कह रहे थे, तीनों मेहमान, कि वो एक अनप्रडिक्टेबल आदमी है, यही उनकी खराबी है, यही उनकी खूबी है। उनकी ये हाउडीज़म जो है वो मोदी के साथ भी है तो इमरान के साथ भी है। सो ये बड़ी एक अनचार्टेड टेरिटरी है। सो ये नहीं पता कि ये किस करवट कब बहलेगी, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं गवाह हूँ कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, जब ये जो मर्जी आप कहें कि हमारी वो वाली है कि क्लिंटन की दफ़ा मैं वाशिंगटन में बेस्ड था और जब ये उनको गारंटी दी थी शहबाज शरीफ साहब, आखिरी दिनों में उनको ख़तरा था कि गवर्नमेंट जा रही है तो भिजवाए गए थे। क्लिंटन ने फिर एक वार्निंग दी थी कि ख़बरदार अगर जमहूरियत को और नवाज शरीफ को किसी ने निकाला तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नतीजा नहीं होगा। और फिर उनको फारिग कर दिया गया था। तो वो एक वादा था जो क्लिंटन को याद रहा और उन्होंने बाद में इनको निकलवाने में वो किया। सो ये माजी में हमने ओवरनाइट तालिबान के ऊपर जो है एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो है वो रिवर्स कर लिया था। सो कोई पता नहीं होता कि वो बतौर मशाइख साहब के वो कॉल आ जाए और उसका क्या हो। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।